हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी डिस्कस किया था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे जो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन थे, और आज भी हम पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम NCERT question number 2.8. What is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy? ये NCERT 2.8 क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि 1 जूल एनर्जी है तो उसमें कितने फोटोन होंगे, और उस एनर्जी से रिलेटेड लाइट रेडिएशन का जो वेवलेंथ दे रखा है वो वेवलेंथ हमको 4000 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो 1 जूल में कितने फोटोन होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ये जो वेवलेंथ गिवन है, ये वेवलेंथ गिवन है बेटा 4000 पिकोमीटर। इस 4000 पिकोमीटर वाले लाइट रेडिएशन में, इस 4000 पिकोमीटर वाले लाइट रेडिएशन का एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। यानी यहां पर जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी यहां पर जो वन फोटोन है, जिस फोटोन का वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है, यहां पर जो एक फोटोन है, वन फोटोन है, उसका वेवलेंथ कितना है 4000 पिकोमीटर। तो इस 4000 पिकोमीटर वाले लाइट रेडिएशन का एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है बेटा, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। और मीटर में कन्वर्ट करना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो SI यूनिट यही है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 4.0 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ गई वो आ गई 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। 4000 पिकोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमारा एम है टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और फोटोन का जो एनर्जी होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, E इक्वल्स टू hc/λ। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वन फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना है, hc/λ। h की वैल्यू क्या है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना आ रहा है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ की वैल्यू हमारे को गिवन है बेटा 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कन्वर्ट हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो देखो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया 19.86 इंटू 10⁻⁻26। इसको कैलकुलेट किया मैंने, 6.67 इंटू 3 19.86 माइनस 34 एंड 8, ठीक है 26, और नीचे आ गया 4 इंटू 10⁻⁹ अब
ये जो आ गया हमारे पास, तो अगर ये 20 होता तो ये आ जाता 5, आ जाता ना बेटा। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन किया करो। 19.86 नियरली अगर 20 ले लूं मैं, तो 20/4 कितना होता है? 5। तो ये 5 नहीं आके 4.989697 ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी के। अब 4.95 भी हो सकता है, 4.96 भी हो सकता है, 4.97 भी हो सकता है। तो 0.02 की एरर परमिटेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और -19 को ऊपर ले जाएंगे, -9 को ऊपर ले लिया तो प्लस, तो ये हो जाएगा -19 जूल। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है। तो अब हमारे पास 1 फोटोन की जो एनर्जी आई है, जो हमारे पास बच्चों 1 फोटोन की जो एनर्जी आई है वो आई है 4.96। 1 फोटोन की जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है? 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 फोटोन की एनर्जी आई है। अब सिंपल सा यूनिटरी मेथड यूज करना है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है, कितना वेवलेंथ था? 4000 पिकोमीटर वाला जो फोटोन था, इस फोटोन का जो एनर्जी है, इस फोटोन का जो एनर्जी है वो किसके बराबर आया है? यानी इसमें जो ये कह रखा है ना, इस फोटोन, ये वाला फोटोन है बेटा। तो इस फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना आया? 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो अब 1 जूल में कितने हो जाएंगे? तो मैं ये यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल हैव 1 फोटोन। सही, क्योंकि ये एक फोटोन की एनर्जी हम निकाल चुके हैं बेटा। 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल हैव 1 फोटोन। तो 1 जूल में कितने फोटोन्स हो जाएंगे? 1 जूल हैव 1 डिवाइड बाय 4.96 इंटू 10⁻�9 फोटोन्स। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2.012 इंटू 10⁻18 फोटोन्स। तो ये आ जाएगा आंसर। क्योंकि अगर ये 1/5 है तो 0.2 तो आनी है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अगर ये 1/5 होता तो 0.2 इंटू 10⁻+19 आता। ये 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे तो ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने सही किया है कैलकुलेशन। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.8 है। चलो हम इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। यस, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.110, क्योंकि सिमिलर टाइप क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है तो वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कंजुगेटिवली दो सेम कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ जाओ और खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium atom in kilojoule per mole. तो देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि ये जैसे सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम हुआ। ये सोडियम एटम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 281 और 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है
और इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो सोडियम आयन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये बन गया हमारे पास Na+ आयन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब 2 8 हो गया इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम रेडिएशन दे रहे हैं और जो रेडिएशन दे रहे हैं वो रेडिएशन दे रहे हैं हम, उसका जो वेवलेंथ है वो है 242 नैनोमीटर। तो यहां पर भी मेथड वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये रहा दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर is just sufficient to ionize the sodium atom Na+. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole। मतलब हमारे को अब इसका जो है एनर्जी फाइंड आउट करना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, IE का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमको इसका आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है और वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी किस में फाइंड आउट करना है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है कौन सी यूनिट में फाइंड आउट करना है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमको किलोजूल पर मोल में फाइंड आउट करना है। फिर एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वापस वही मेथड हो जाएगा। सबसे पहले हम इस वेवलेंथ से रिलेटेड रेडिएशन की फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर ले। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये हो जाएगा 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2.42 इंटू 10⁻, ये वैल्यू कम कर दी तो इधर बढ़ा दूंगा -7 मीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो 2.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर आ गया। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट वही है, टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी इसका एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर वापस वही कैलकुलेशन बेटा, अभी जो किया था 6.67 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻+8 मीटर पर सेकंड और 2.42 इंटू 10⁻⁷। थोड़ा ये अभी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक। तो ये आ जाएगा 19 पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था अपन ने। अब अपन इसको, ये आ जाएगा अपने पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ गया बेटा ये, और इसकी वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो 8.22 इंटू 10⁻⁹ जूल आएगी। 8.22 इंटू 10⁻⁹ जूल आएगी। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, जूल। और अगर मैं ये बोलूं तो ये जूल पर एटम है। मतलब आप समझो बेटा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है बोर्ड पे अभी, कि हम ये सोडियम एटम है और सोडियम एटम के इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये 1 सोडियम एटम है और इस 1 सोडियम एटम के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो वेवलेंथ दे रहे हैं, जो हम वेवलेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वेवलेंथ तो ये वाली प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इस वेवलेंथ से रिलेटेड एनर्जी कितनी है? तो इस वेवलेंथ से रिलेटेड जो एनर्जी है, इस वेवलेंथ से रिलेटेड जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है वो निकाल ली। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 8.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम एनर्जी चाहिए मुझे, एक एटम के लिए। तो ये वाली एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी किसके लिए है? फॉर वन एटम। तो मैं इसको यहां पर हटा रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो अब मैं इसका मतलब, अब इसका जो सिंगल एटम है, अगर मैं अब एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी कितनी आएगी? ये एनर्जी मेरे पास अब आ जाएगी बेटा, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी आ गई? 8.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। इज इट क्लियर? लेकिन क्वेश्चन तो क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि किलो जूल पर मोल। तो ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ फॉर वन एटम बेटा। किसके लिए हुआ ये? फॉर वन एटम। अब फॉर वन मोल, तो ध्यान दो बेटा, फॉर वन मोल का मतलब क्या हुआ? वन मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 23 सोडियम एटम। तो वन मोल के लिए कितना होगा? तो वन एटम के लिए तो कितना चाहिए बेटा? वन एटम के लिए तो हमको चाहिए 8.22 इंटू 10⁻⁻19। तो वन एटम के लिए इतना चाहिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए कितना चाहिए? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4. वैसे वो आंसर लिखा हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास -19 और 23। तो पावर तो आ गई हमारे पास 4, 23 3 और ये आ जाएगा 49.44 के आसपास। ये आ गया हमारे पास जूल पर मोल में। अभी भी जूल पर मोल में आया है। ये देखो -19 23 4 किया और ये 49.44 के आसपास आ जाएगा। अब इसको टू कन्वर्ट किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 49.44 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1000, तो ऊपर आ जाएगा 49.44 इंटू 10। तो इसको सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 49.4 किलो जूल पर मोल। खाली यूनिट कन्वर्जन किया बेटा, यानी इसको सोल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा। आप करके देख लो, कभी कभी छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन एरर मुझसे हो जाती है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए करना, क्योंकि मैं भी पढ़ाते वक्त मेरा फोकस आपको समझाने में रहता है, तो बहुत बार छोटा मोटा एरर हो गया तो इग्नोर करो। आप ये देखो सर ने अप्रोच सही समझाई कि नहीं समझाई, आप इस तरह से देख लेना इसको। क्वेश्चन हो गया, सही है ये। अच्छा, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसको रिमाइंड करके वापस से देख लो। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, ये तो बुक में भी सॉल्व मिल जाएंगे।
पर यहां पर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो एक अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। अच्छा, अब आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं थोड़ा सा इधर वापस आ जाता हूं। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ब्लैक बॉडी, मतलब उसका कलर ही ब्लैक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये मेरा बोर्ड है, व्हाइट बॉडी है। व्हाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी में बेसिक डिफरेंस ये है कि व्हाइट बॉडी पर जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये प्रोजेक्टर की लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, आपको दिख ही रही है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए कैमरे में हमारे को अच्छी लाइट दिखती है। तो ये व्हाइट बॉडी है, और व्हाइट बॉडी का क्या नेचर होता है, व्हाइट बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे ये प्रोजेक्टर की लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो वो सारी की सारी लाइट को यूं का यूं वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, उसको सारी की सारी लाइट दिखती है और शाइन अच्छी दिखती है, ब्राइटनेस अच्छी दिखती है। पर ब्लैक बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन की एनर्जी को पूरा का पूरा खींच लेगा, और वो जितना भी दोगे वो खा जाएगा, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं देगा, यानी रिटर्न रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब हम किसी ब्लैक बॉडी को, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाता है। अब हमने क्या किया, उस ब्लैक बॉडी को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट कर दिया। उस ब्लैक बॉडी को हमने क्या किया, उस ब्लैक बॉडी को बेटा हमने हाई टेम्परेचर तक हीट कर दिया, और जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप देखते हो उसके अंदर कलर आ जाता है। यानी मैं आपको बताऊं, आपने कभी कहीं ये डेली ऑब्जर्वेशन में कभी ना कभी आपके लाइफ में ऑब्जर्वेशन आया होगा, क्योंकि जो लोहार लोग होते हैं, जो आयरन का काम करते हैं, रास्ते पे बैठे हुए भी रहते हैं, या बहुत बार किसी फैक्ट्री में गए हो, या कभी टीवी पे किसी पिक्चर में देखा हो, तो जब अपन किसी मेटल को बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो रेड रेड दिखने लग जाता है, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है, इस तरह के कलर दिखने लग जाते हैं। होता ये है कि जब अपन किसी ब्लैक बॉडी को, या किसी भी, जरूरी नहीं है ब्लैक बॉडी, पर ब्लैक बॉडी का हम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि ब्लैक बॉडी जितने भी हीट दोगे सारी की सारी पहले एब्जॉर्ब करेगा। तो किसी भी बॉडी को, स्पेशली मेटल्स, जो हार्ड मेटल्स है, आयरन, ठीक है, तो हम उसको हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर हीटिंग के बाद वो लाल, रेड कलर का दिखने लग जाता है। और रेड कलर के साथ साथ अगर वो रोड है, एक आयरन की रोड को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो तो वो रेड हो जाएगी, पर कहीं कहीं फिर उसका रेड का जो कलर है वो चेंज होगा। यानी रेड है तो कहीं डार्क रेड है, लाइट रेड है, कहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि नीचे आते आते येलो हो गया, ब्लू हो गया। तो ये लाइट रेडिएशन ही तो है, ये लाइट रेडिएशन ही तो है जो इमिट हो रहे हैं। तो जैसे ही हम किसी ब्लैक बॉडी को या किसी आयरन जैसे ऑब्जेक्ट को जब हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, तो हमारे को वो पर्टिकुलर कलर विजिबल हो जाता है। आपने देखा आयरन को बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसमें से ब्लू कलर भी निकलता है और येलो कलर भी दिखता है। तो हुआ क्या कि ये सारा कंसेप्ट हम बोर कंसेप्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब कोई भी बॉडी है तो उसका स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। कोई भी बॉडी है तो उसका स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। उसका स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम, किसी भी बॉडी का, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम है। एटम से ही
आयरन का हमारे पास मेटल है तो उसमें आयरन के स्फीयर्स हैं, उसमें क्या है, आयरन के स्फीयर्स हैं। अब जब अपन हीट करते हैं तो उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट के जो मेटल्स हैं या ये उसके जो एटम्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, उस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं। लेकिन ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होने लग जाता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वापस समझो, ब्लैक बॉडी को या किसी भी मेटल को जब अपन हीट करते हैं तो उसके जो एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट होते हैं। तो जब वो एक्साइट हो रहे हैं तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन डी एक्साइट हो रहे हैं तो लाइट रेडिएशन निकाल रहे हैं, डी एक्साइट हो रहे हैं तो लाइट रेडिएशन निकाल रहे हैं। ये लाइट रेडिएशन पर्टिकुलर कलर के होते हैं, वो कलर हमको दिखता है। अब ये कलर कौन सा आएगा, ये अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैटर, वो उस मैटर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वो अलग है। आयरन का मेटल है तो आयरन के एटम्स हैं, तो आयरन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिफरेंट है। तो वो कॉपर, जैसे मैं एग्जांपल लूं, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, तो तीन अलग अलग मेटल है, तो तीनों के अलग अलग एटम्स हैं। तीनों एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी अलग अलग है, तो वो डी एक्साइट होते वक्त तीनों ही सेम टाइप की एनर्जी रिलीज करेंगे? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी रिलीज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ रिलीज करेंगे ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन जिंक, आयरन, कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी रिलीज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन की लाइट रिलीज करेंगे, जिनके कलर डिफरेंट होंगे, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होते ही कलर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए अलग अलग मेटल हीट करने पर अलग अलग टाइप की अलग अलग कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं। ये सारे इमिशन स्पेक्ट्रम है। ये सारे क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर वो एटम से रिलीज हो रहा है तो हम बोलेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा कि जैसे आयरन को जैसे हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो आयरन को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो रेगुलरली कलर चेंज होते रहते हैं। इसीलिए कलर चेंज होते रहते हैं बेटा, टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर की रेंज में, जैसे 200 डिग्री पे अलग कलर दिखेगा, फिर 300 डिग्री पे अलग कलर के रेडिएशन रिलीज होंगे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आयरन का ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो अलग टाइप के कलर रेडिएशन निकलेंगे। उसका रीजन है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब मोर एनर्जी गेन करेगा तो लो टेम्परेचर पे तो ये एक्साइटेशन है, यानी लो टेम्परेचर पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाइट पर जंप नहीं कर पाएगा, तो लोअर एनर्जी का रेडिएशन निकालेगा, लोअर एनर्जी का रेडिएशन निकालेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये जो एक्साइटेशन है, ये जो जंप है, ये जो ऊपर जा रहा है वो और ज्यादा हाइट पर जाएगा। तो लो टेम्परेचर पर तो लो टेम्परेचर पे तो लो एनर्जी के लाइट रेडिएशन इमिट करेगा, हाई टेम्परेचर पे जंप बढ़ा हुआ तो फिर ज्यादा ऊपर से नीचे गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, हाई एनर्जेटिकल रेडिएशन रिलीज करेगा। तो समझो मेरी बात को बेटा कि जब तो एक तो हुआ लो टेम्परेचर, एक तो हुआ बेटा लो टेम्परेचर, और दूसरा हुआ हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पर जो जंप है वो ये है, ठीक है, हो सकता है और भी एनर्जी लेवल है, और हाई टेम्परेचर पर है तो यहां पर क्या होगा, जब लो टेम्परेचर पर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये आया और इलेक्ट्रॉन
यहां से यहां आया और एनर्जी निकाली इसने E1। समझना बेटा, एनर्जी क्या निकाली इसने? E1, लो टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर कम है। और जब ये इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पर था तो गया और यहां आया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये रिटर्न हो गया। तो अब जो इसने एनर्जी निकाली वो E2 निकाली। ये तो था T1 टेम्परेचर पर, ये था T2 टेम्परेचर पर। तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो λ1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो λ2 है। तो वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है बेटा, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? E = hc/λ। H और C क्या है बेटा? H और C कांस्टेंट है, H और C कांस्टेंट है, और H और C कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसका मतलब अगर एनर्जी बढ़ गई तो वेवलेंथ घट गई। तो हाई टेम्परेचर पर लोअर वेवलेंथ के रेडिएशन रिलीज होंगे। आपको मालूम है विब्ग्योर, VIBGYOR, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये कंपैरेटिवली लोअर वेवलेंथ के रेडिएशन है, ये इनका लोअर वेवलेंथ होता है। येलो, ऑरेंज, रेड का क्या होता है? हायर वेवलेंथ होता है। यानी ये लोअर वेवलेंथ, यानी ये हो गई हायर एनर्जी वाले और ये हो गए लोअर एनर्जी वाले। वेवलेंथ जब हम विब्ग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है बेटा। तो शॉर्टर वेवलेंथ होने का मतलब क्या हुआ? लोअर वेवलेंथ होने का मतलब क्या हुआ? उसकी एनर्जी हायर है। येलो से ज्यादा। तो यू जब हम चलते हैं बेटा, इस तरफ जब हम यू चल रहे हैं तो क्या होती है? इसका एनर्जी डिक्रीज होता है और वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो वो पहले रेड कलर का होगा, क्योंकि लोअर एनर्जी है। यानी लोअर एनर्जी मतलब ये वाली सिचुएशन हमको कब मिलेगी? ये वाली सिचुएशन हमको मिलेगी हाई टेम्परेचर पर। ये सिचुएशन कब मिलेगी? स्टार्टिंग टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। अब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की डेफिनेशन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है ना? लेकिन अपन एक कॉमन बात कर रहे हैं अभी। तो इसका मतलब जैसे ही हम आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर सपोज करो 200 डिग्री आया तो रेड दिखने लग गया, 200 के बाद 300 डिग्री हुआ तो ऑरेंज दिखने लग गया, 400 डिग्री दिखा, 400 डिग्री पे वो येलोइश कलर का हो गया, 600, 700, 800 डिग्री पे वो ब्लूइश कलर का दिखने लग गया, ठीक है? लेकिन ये ठीक है ना, ये तब तक अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब तक कि वो मेल्ट नहीं हो जाए। मेल्ट हो जाएगा तो खैर मोल्टन स्टेट में भी कलर तो दिखता है, पर हम खाली सॉलिड स्टेट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एनीवे, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी
मेटल, कोई भी बॉडी को जब अपन हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वो क्यों लाइट रेडिएशन रिफ्लेक्ट करने लग जाती है अलग अलग कलर की? जनरल लैंग्वेज में ऑर्डिनरी पीपल और हम भी क्या बोलते हैं कि लोहे को गर्म करने पे लाल हो जाता है। एक्चुअल में आयरन को हीट करने से वो रेड नहीं हुआ, वो तो जैसा है वैसा ही है। उसके अंदर जो आयरन के एटम्स हैं, वो उसके अंदर जो आयरन के एटम है, उन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिलने से वो ट्रांजिशन करने लग गए, और ट्रांजिशन करने लग गए तो उस ट्रांजिशन की वजह से वो रेड कलर के रेडिएशन रिफ्लेक्ट करने लग गए, स्पेक्ट्रम निकालने लग गए, जिनको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उन स्पेक्ट्रम्स का कलर हमको दिखता है तो हम बोलते हैं लोहा लाल हो गया, आयरन रेड हो गया, पर वो उसके स्पेक्ट्रम्स हैं। अलग अलग एटम के अलग अलग कलर के अलग अलग एनर्जी के एटम्स होते हैं और रेडिएशन होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं। नेक्स्ट क्लास में तो हम स्पेक्ट्रम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप पढ़ लेना। एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज दैट विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन, यानी वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पहले तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब वो ज्यादा हीट हो जाएगा तो अब वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। मैं हीट की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हीट के थ्रू व्हेन अ रेडिएंट एनर्जी इज अलाउड टू फॉल ऑन अ कार्बन ब्लैक और अ ब्लैकन मेटल सरफेस, द एनर्जी इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब। मैंने ये कहा कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी खींच के ले जाती है। When such a body is heated, it becomes first all red, then orange, then yellow, and at last white। मतलब white का मतलब क्या है, वो ब्लू हो जाएगी और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पीछे आती जाएगी। देखो मैंने ये बताया ना, पहले वो रेड हो जाएगी, फिर ऑरेंज हो जाएगी, फिर येलो हो जाएगी, फिर ब्लूज होते 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 फाइनली वो व्हाइट कलर की दिखने लग जाएगी। लेकिन इतना हाई टेम्परेचर हम कर नहीं पाते हैं। तो रेड फॉन्ट पे लिखा हुआ, इट इमिट्स रेडिएशंस मोर देन एनी अदर बॉडी ऑन हीटिंग एंड हेंस इट इज आल्सो परफेक्ट रेडिएटर। मतलब ब्लैक बॉडी को हम परफेक्ट रेडिएटर क्यों कहते हैं? ब्लैक बॉडी को परफेक्ट रेडिएटर हम इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि वो सारे के सारे जो हीट एनर्जी है या कोई भी जो एनर्जी, वो पूरा का पूरा पहले एब्जॉर्ब करती है, और जब एब्जॉर्ब करके भाप जाती है, सेचुरेटेड हो जाती है, तो उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अब ट्रांजिशन करने लग जाते हैं, तो वो वापस पूरी की पूरी एनर्जी को अलग अलग कलर में, अलग अलग वेवलेंथ में रिलीज करने लग जाती है। खैर, ये ब्लैक बॉडी है। एग्जाम में तो खाली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो खाली ये लिखना है, पर फिर मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2.11। उसके बाद क्या है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये भी, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पैरेलल करते रहना चाहिए बेटा, थोड़ा पढ़े थोड़ा क्वेश्चन करते रहें तो सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। सारे क्वेश्चन कराते रहूं तो भी प्रॉब्लम है कि आप बोर होने लग जाते हो, बोलते हो सर क्वेश्चन करके थक गए, या सारा थ्योरी पढ़ाता हूं तो आप बोलते हो सर अब कुछ डिफरेंट हो जाए। तो ये है, क्वेश्चन करते हैं। A 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of a wavelength of 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second. अब देखो इसके अंदर बहुत क्लियर सी बातें हैं, कुछ नई चीजें आ गई क्वेश्चन के अंदर, कंसेप्ट पुराने हैं। सबसे पहले तो आ गया क्वांटा पर सेकंड, तो मैं क्लियर कर दूं, फोटोन का ही नाम, फोटोन को हम क्वांटा के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर हम फोटोन ना बोलकर क्वांटा बोल दें तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर यही है कि 1 सेकंड में कितने क्वांटम रिलीज होंगे, सॉरी कितने क्वांटा रिलीज होंगे, 1 सेकंड में कितने फोटोन रिलीज होंगे, ये देखना है, नंबर 1। नंबर 2, 25 वॉट बल्ब। आपने देखा होगा हमारे घर में जो बल्ब लगे रहते हैं 10 वॉट के, 20 वाट के, तो 1 वॉट होता है, 1 वॉट जो है बेसिकली एनर्जी की यूनिट है। जो 1 वॉट होता है बेटा, 1 वॉट जो होता है वो होता है 1 जूल पर सेकंड। जो 1 वॉट होता है
जो 1 वॉट होता है वो क्या होता है 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो 25 वॉट क्या हो जाएगा, 25 वॉट हो जाएगा 25 जूल पर सेकंड। 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, तो 25 वॉट हो जाएगा 25 जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, इसका मतलब हमारे पास 25 जूल में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। यानी क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी 2.110 करवाया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है बेटा ये। तो 25 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इसका वेवलेंथ हमको कितना गिवन है, वेवलेंथ हमको गिवन है ये वाला। तो सबसे पहले हमको वही सिंपल सा कंसेप्ट, इस वेवलेंथ का ये लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया 0.57 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस वेवलेंथ का एनर्जी निकाल लेंगे, वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। तो सबसे पहले 1 माइक्रोमीटर जो होता है बेटा वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। तो इस केस में हम क्या करते हैं 0.57 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने सबसे पहला काम, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए, सबसे पहला काम क्या होता है जो गिवन डेटा होते हैं उनको मैं लिख लेता हूं। तो आप भी ऐसा ही किया करो, क्योंकि हम क्वेश्चन 2 बार पढ़े कोई मतलब नहीं, पहली बार पढ़ लो और सेकंड टाइम क्वेश्चन को रीडिंग करते वक्त पैरेलल जो गिवन डेटा वो लिख लो। लेकिन साथ के साथ यूनिट कन्वर्जन भी करते चलो, नहीं तो बाद में जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो हमको जैसे यहाँ माइक्रोमीटर में गिवन था तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको सारी एसआई यूनिट ही यूज करनी है। अब टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो वही वाली बात है, E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा hc/λ। अब मैंने इसको अभी देखा आपने, h इंटू सी का प्रोडक्ट किसके बराबर आया था 19.86 इंटू 10⁻⁻26। h की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अभी 2 बार कर चुका हूं तो मेरे को याद हो गई तो मैंने सीधा लिख दिया। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 5.7। ये वैल्यू बढ़ा दी तो इधर घटा दूंगा तो -5 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन से क्या होता है हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे बेटा, अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3.49 इंटू 10⁻3.49। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ जाती है 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये वाला तो हम बहुत बार कर चुके हैं डेटा बदल के। तो हमारे पास नाउ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज, नाउ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन किसके बराबर है 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यानी हमारे पास जो ये वाला रेडिएशन आया, ये वाला जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन ये वाला इसकी वैल्यू है, ठीक है, जो 0.57 नैनोमीटर वाला रेडिएशन है उसके 1 फोटोन की एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, ये वाली आ गई। तो सीधी बात है मैं ये लिख सकता हूं 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल हैव कितने फोटोन 1 फोटोन। तो 1 जूल में कितने हो जाएंगे, 1 जूल है 1/3.49 इंटू 10⁻⁻19 फोटोन्स।
फाइनली इन total photons और क्वांटा, चलो क्वांटा भी इंट्रोड्यूस कर दिया, टोटल फोटॉन्स और क्वांटा इन 25 जूल एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/3.49 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तो 1 जूल में इतने फोटॉन्स, तो 25 में कितने हो जाएंगे? इंटू 25 कर देंगे। अब आप इस 1 जूल में इतने फोटॉन्स हैं, 1/3.49 इंटू 10⁻⁻19 फोटॉन्स है 1 जूल में, तो 25 जूल्स में कितने हो जाएंगे? अब अपन को ये कैलकुलेशन बिठानी है, तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, यही आएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये यूनिट है बेटा जूल पर सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जूल पर सेकंड, सॉरी, करेक्ट है बेटा, वो तो एनर्जी थोड़ी निकाली, नंबर ऑफ फोटो। 7.7 इंटू 10⁻19 पर सेकंड बेटा, एक सेकंड में इतने निकलेंगे, क्योंकि पूछा पर सेकंड, तो इतना आंसर आ जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻19। तो आप खुद देख लो, फोटॉन्स बहुत जबरदस्त ह्यूज अमाउंट में फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस करने से भी आपको अंदाज लगेगा कि कितने सारे फोटॉन एक साथ बाहर आ रहे हैं। तो इसको भले आप पूरा सॉल्यूशन सामने पोस्ट करके वापस रीड कर सकते हो, इसको ध्यान से, कोई चीज समझ में नहीं आए तो यस। अब वापस आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन करके फिर क्लास ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को रीड करो बच्चों, एनसीईआरटी का 2.13 क्वेश्चन है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equals to 4 to an energy level with n equals to 2। अब इस क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो हम रिट्ज इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिट्ज इक्वेशन अभी पढ़ाई नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है तो मैं भी दूसरा मेथड यूज करूंगा और फिर मैं उस मेथड से भी करके बताऊंगा। चलो ये क्वेश्चन नहीं करूंगा तो ऐसे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, जो हम स्पेक्ट्रम कंसेप्ट से भी करेंगे। अब ये हाइड्रोजन एटम है, तो देखो हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन बोर ने क्या दिया था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आ जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड की वैल्यू 1 है, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, दिस इज n equals to 1, this is n equals to 2, this is n equals to 3 and this is n equals to 4। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? n equals to 4 से n equals to 2। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से, ये इलेक्ट्रॉन कहां है? हायर एनर्जी लेवल में से जब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, कैसे आई? यहाँ n की वैल्यू 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, तो -13.6 डिवाइड बाय 1,
सेकंड की -3.4, यानी n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो -13.6 डिवाइड बाय 4 करोगे। इसी तरह से इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रख के एनर्जी निकालोगे तो ये आएगा 0.15 और ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे को जो एनर्जी डिफरेंस निकालना है बेटा, वो कौन सा एनर्जी डिफरेंस निकालना है? हमको एनर्जी डिफरेंस निकालना है इसके और इसके बीच में। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा हमारे पास, इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हो जाएगा E4 हायर एनर्जी लेवल है, E2। तो E4 की वैल्यू कितनी है? E4 की वैल्यू हमारे पास -0.85 है, -3.4 है, तो ये आ जाएगा 3.4 - 0.85। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में तो आप 3.4 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा? 3.4 - 0.85, तो ये आ गया 2.55। 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई, यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी रिलीज हो गई 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी रिलीज होगी। अब इस 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ये रहा, ये लिखा हुआ है बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 × 10⁻19। तो मैं इस वैल्यू को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2.55 × 1.6 × 10⁻19, तो ये वैल्यू हमारे पास जूल में आ जाएगी, जो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये माइनस नहीं है बेटा, ध्यान रखना। 2.44 × 1.6 करोगे तो 4 × 10⁻19 जूल एनर्जी। तो ये एनसीईआरटी का 2.13 क्वेश्चन था। थोड़े बहुत माइनर डेविएशन हो क्वेश्चन की आंसर और अपने आंसर में, तो उसको इग्नोर करा करो, क्योंकि कैलकुलेशंस अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ बिल्कुल एरर नहीं रखते हैं, कुछ थोड़े से पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत बार हमारा एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है और हमारा जो आंसर है उसमें माइन्यूट डिफरेंस होता है। प्लस अगर ये डिफरेंसेस ±0.02 के हैं या इवन देन 0.08 तक भी हैं तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ±0.1 का भी डिफरेंस आ जाता है, तो इसको इग्नोर किया करो, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन एरर की वजह से रहता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में लेने वाले हैं हम। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।